नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के तवांग में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प के बाद भारतीय सुरक्षा बल पिथौरागढ़ के लेपुलेख बॉर्डर पर भी एक्टिव हो गए हैं। गुंजी से आगे लेपुलेख तक चप्पे चप्पे पर आईटीबीपी के जवान तैनात हैं। इन दिनों इस इलाके में स्थानीय लोग नहीं रहते हैं। बावजूद इसके कड़कड़ाती ठंड में तवांग की घटना के बाद सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर आ गए हैं। लेपुलेख बॉर्डर भारतीय, चीन और नेपाल ट्राई जंक्शन है और तीनों देशों की सीमाएं इस बॉर्डर पर मिलती हैं। इस बॉर्डर पर अब साल भर आईटीबीपी के साथ साथ एसएसबी और सेना के जवान तैनात रहते हैं। 10,000 से अधिक ऊंचाई के इन इलाकों में ठंड के दिनों में दिक्कतें काफी होती हैं। बावजूद इसके भारतीय जवान पूरी मुस्तैदी से सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, तवांग में झड़प और पिथौरागढ़ की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। बॉर्डर पर अलर्ट है। चीनी सैनिकों के साथ झड़प के बाद वहां पर अलर्ट किया गया है। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और बातचीत करने के लिए विजयवर्धन उप्रेती हमारे संवाददाता पिथौरागढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विजय, जिस तरीके से अरुणाचल में हालात पैदा हुए हैं तवांग पर, उसके बाद पिथौरागढ़ में किस तरीके से अलर्ट किया गया है और क्या एहतियातन कदम उठाए गए हैं? जी अनुपम, मैं आपको बताऊं, लेपुलेख बॉर्डर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 3 देशों का यहाँ पर बॉर्डर लगता है, चीन, नेपाल और भारत का। इस लिहाज से अगर हम कहें, खासकर लेपुलेख रोड जब कटी थी उसके बाद से इस बॉर्डर को लेकर भारत बहुत संवेदनशील है। पहले ये तय था कि लेपुलेख रोड से कि जो सर्दियों का सीजन है उस सीजन में कम वहां पर जवान तैनात रहते थे, लेकिन बीते 2 सालों में लगातार वहां पर जवान तैनात रहते हैं। आईटीबीपी, एसएसबी और पीछे से बैकअप के तौर पर सेना भी वहां पर मौजूद रहती है। लेकिन अभी जो ताजा तवांग का मामला है उसके बाद सुरक्षा बल अलर्ट मोड में, चप्पे चप्पे पर तैनाती की गई है। हर आने जाने वाले पे जो स्थानीय लोग भी जो छुटपुट लोग जा रहे हैं, हालांकि अभी ठंड का सीजन है तो माइग्रेशन का समय है, ज्यादातर स्थानीय लोग निचले इलाकों का आ जाते हैं। बावजूद उसके चप्पे चप्पे पे तैनाती की गई है। हर आने जाने वाले पे कड़ी निगाह रखी जा रही है और लेपुलेख बॉर्डर के हर कोने पे यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात है। तो इस तरीके ये कहें कि देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर इस कड़कड़ाती ठंड में भी इस घटना के बाद पूरी तरीके से जवान मुस्तैदी से अपने अपने स्थानों पर डटे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। उधम सिंह नगर जिले के जसपुर में आज सुबह एक लकड़ी के कारखाने में भीषण आग लग गई। आग लगने से कारखाना पूरी तरह से राख में तब्दील हो गया। साथ ही आसपास की दुकानों को भी काफी नुकसान हुआ है। घटना करीब सुबह 3:30 बजे की है। फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल ही मौके पर पहुंच गई थी और आग पर काबू करने के लिए उन्हें करीब 3 घंटे का समय लगा। अंदेशा बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर आ रही है जहां पर भोपाल पानी पुल में धंसाव मामले में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने रिपोर्ट तलब की है। एनएच के चीफ इंजीनियर प्रमोद कुमार ने मौके का दौरा किया और वहां का जायजा लिया। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को जाने वाली रोड पर पुल धंस गया है। भोपाल पानी के पास पुल में क्रैक आ गए और पुल धंस गया। आनन फानन में तुरंत ही पुल पर आवाजाही को बंद कर दिया गया। ये 2018 में पुल बनाया गया था और इस पुल पर पहले भी धंसाव हो चुका है, लिहाजा पुल के काम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आर.के. सुधांशु ने इसकी रिपोर्ट तलब की है। एनएच के चीफ इंजीनियर ने भी जायजा लिया। 2018 में यह पुल बनाया गया था। और बातचीत करने के लिए सुनील प्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सुनील, 4 सालों में कई बार ये पुल धंस चुका है। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिम्मेदारी किसकी बनती है और जब निर्माण कार्य हुआ तो क्या नियमों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया? बिल्कुल अनुपम, खासकर जिस तरह से एक के बाद एक घटनाएं देखने को सामने आ रही हैं, उससे तो कहीं ना कहीं ये बात जाहिर होती है कि इसके जो निर्माण कार्य था वो बेहद यहाँ पर घटिया गुणवत्ता का किया गया था। और खासकर 2021 में जब यहाँ पर इसके अप्रोच रोड धंस गई थी
तब भी एक जांच यहाँ पर की गई थी और जांच में ये बात सामने आया था कि जो ये पुल है इसका स्ट्रक्चरल जो डिजाइन होता है उसके अनुसार पुल का निर्माण नहीं किया गया है। तब ये तय किया गया था कि इसमें सुधारात्मक कार्य किए जाएंगे, लेकिन उसके बाद पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। 4 इंजीनियरों को तब सस्पेंड किया गया था, उसके बाद चुप्पी साधी रही। लेकिन एक बार फिर से ये पुल धंस गया है, तो इसको प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने इसे गंभीरता से लिया है। आज सुबह ही उन्होंने दोनों विभागों के एनएच के चीफ और पीडब्ल्यूडी के चीफ को मौके पर भेजा, उनको निरीक्षण करने को कहा है और साथ ही रिपोर्ट तलब की है कि यदि इसमें विभागीय लेवल पर कोई खामियां हैं तो उसको स्पष्ट किया जाए, और यदि ठेकेदार की ओर से, जिसके पास इसका अनुरक्षण का कार्य था, यदि ठेकेदार की ओर से कोई लापरवाही हुई है तो उसकी भी रिपोर्ट की जाए। तो इस पूरे मामले में प्रमुख सचिव ने रिपोर्ट तलब की है। बहुत संभव है कि आज शाम तक प्रमुख सचिव के पास रिपोर्ट भी आ जाए। जी बिल्कुल सुनील, सबसे बड़ी बात यह है कि जिम्मेदार अधिकारी जब किसी पुल का निर्माण होता है तो 3 से 4 बार चीजों को चेक किया जाता है, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट दी जाती है, तब उसके बाद जाकर के ठेकेदार का पेमेंट होता है। सवाल यह है कि 4 साल में कई बार इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई। अब ऐसे में उन जिम्मेदार अधिकारियों पर भी क्या कार्रवाई की तलवार लटकेगी? देखिए अनुपम, लटकनी तो चाहिए, क्योंकि 2018 में ये पुल बना था और पुल बनने के 2 साल बाद ही इसमें धंसाव शुरू हो गया था। ये चौथा साल है, दूसरी बार ऐसा घटनाक्रम हो रहा है, और खासकर जब ये रोड बेहद महत्वपूर्ण ये सड़क है, क्योंकि ये जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को कनेक्ट करती है और कभी भी कोई वीआईपी अगर देहरादून आता है तो उसको बाकायदा इसी रोड से देहरादून पहुंचाया जाता है। ऐसे में इस रोड पर जो पुल बने हैं, करीब 75 मीटर स्पान का ये पुल है, इसकी अप्रोच रोड के धंस जाना कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े करती है और लापरवाही भी दिखाती है कि विभाग ने जब एक बार इस पर अप्रोच रोड धंस गई थी तो उसके बाद क्यों नहीं इस पर सुधारात्मक कार्य किए कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो। यही बड़ी लापरवाही रही कि एक बार फिर से अप्रोच रोड धंस गई है, एक बार फिर से पुल पर आवाजाही एक लेन में बंद करनी पड़ी है। अब देखना होगा कि जो रिपोर्ट विभागीय अधिकारियों से तलब की गई है वो किस अंजाम तक। बिल्कुल सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिजली महंगी करने की तैयारी में है ऊर्जा निगम। बोर्ड मीटिंग में पास हुआ रेट बढ़ाने का प्रपोजल। घरेलू बिजली के रेट 5% बढ़ाने का प्रपोजल 15 दिसंबर को रेगुलेटरी अथॉरिटी को भेजा जाएगा प्रपोजल। रेगुलेटरी अथॉरिटी लेगी नए रेट पर फाइनल फैसला। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 15 दिसंबर को प्रपोजल भेजा जाएगा। रेगुलेटरी अथॉरिटी को प्रपोजल भेजा जाएगा। मीटिंग में रेट बढ़ाने का प्रस्ताव। दीपांकर भट्ट बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। दीपांकर, क्या माना जाए, प्रपोजल तैयार है, नए साल पर तमाम लोगों को बिजली का करंट लगने जा रहा है? बिल्कुल अनुपम, उत्तराखंड ऊर्जा निगम ने यह प्रस्ताव तैयार किया है कि बिजली के दाम बढ़ाए जाएं और घरेलू बिजली में 5% तक और कमर्शियल बिजली में 7 से 8% के बीच का ये रेट रखा गया है। अब तय करना है यहाँ पर नियामक आयोग का, रेगुलेटरी अथॉरिटी को, कि वो इस प्रपोजल को स्वीकार करती है या नहीं करती, और उसके बाद तय होगा कि बिजली के दाम कितने उत्तराखंड में बढ़ेंगे। लेकिन लगातार यूपीसीएल यानी उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की दलील है कि हमें महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है अनुपम कि जिन जगहों के बिल अभी बाकी है, खासतौर पर सरकारी डिपार्टमेंट्स के करोड़ों के बिल बाकी है, इसका लाइन लॉस यानी बिजली चोरी की बहुत सारी घटनाएं होती है, इसमें बहुत ज्यादा नुकसान उत्तराखंड यूपीसीएल को होता है। तो वहां के बजाय आप आम आदमी की जेब से अगर उस खर्चे को वसूलना चाहते हैं तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं अब यह मामला तूल पकड़ सकता है और इस पर राजनीति भी गरमा सकती है। दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, भगवानपुर के डाडली माहेश्वरी गांव के पास बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हुई है, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल 9 दिसंबर को बदमाशों ने एक कॉन्ट्रैक्टर से 6 लाख की लूट के दौरान उस पर चाकू से हमला किया था, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्टर की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले में एक बदमाश को भी गिरफ्तार कर लिया था। वहीं दूसरे बदमाश को पुलिस ने अब मुठभेड़ के बाद पकड़ा है। तो पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बदमाश के पैर में गोली लगी है। डाडली माहेश्वरी के पास ये मुठभेड़ हुई है। बदमाश ने कॉन्ट्रैक्टर से लूट की थी। पर जो है डाडली और जो माहेश्वरी गांव है वहां पर जो है इसको रोकने का प्रयास किया गया जो सूचना के आधार पर, और ये इसके बाद जो मुठभेड़ हुई थी जिसमें इसके पैर में गोली लगी है। चूंकि अभी इलाजरत है और इससे काफ़ी सारी जानकारी लेनी है, तो डॉक्टर्स के जब अनुमति हो जाएगी तो इससे अन्य पूछताछ भी की जाएगी, अन्य इसके जो साथी थे उसके बारे में पूछा जाएगा।
देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर साइबर ठगों ने डीजीपी अशोक कुमार की फेक फेसबुक आईडी बनाई है। पहले भी डीजीपी की फेक आईडी से कई लोगों से ठगी हो चुकी है। मामले में साइबर सेल छानबीन कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अंकिता मर्डर केस के आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य पर केस दर्ज किया गया है। ड्राइवर ने कुकर्म के प्रयास का आरोप विनोद आर्य पर लगाया है। साथ ही पीड़ित ने जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है, जिसके बाद पीड़ित की शिकायत पर हरिद्वार में ज्वालापुर कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। विनोद आर्य पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं और अंकिता भंडारी मर्डर केस में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता हैं। वहीं विनोद आर्य का पक्ष जानने की कोशिश लगातार की जा रही है। उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। किसने? ये डॉक्टर विनोद आर्य, पूर्व राज्य मंत्री, ज्वालापुर आर्यनगर में रहते हैं। उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है भैया, मसाज के बहाने। पहले उन्होंने मुझे मसाज करने के लिए बोला। मैंने बुजुर्ग आदमी समझकर उनके पैर दबा दिए। मैंने सोचा बुजुर्ग आदमी पैर दबाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सर मैंने उनके पैर दबाए। एक दिन उन्होंने पैर दबाए, दूसरे दिन बोलने लगे कि थोड़ा पीठ पे ऊपर हाथ कर। मतलब सर वो पूरी बात मैं उस तरीके से तो नहीं बता सकता है, जिस तरीके से वो है। तो उन्होंने कहा ऐसे मसाज नहीं होती, मसाज दूसरे तरीके से होती है, तो यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे कर, यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे कर। उन्होंने मुझसे उल्टी सीधी जगह हाथ लगवा कर सर मुझसे फिर वो करा। आगे बढ़ते हैं। धामी सरकार ने अवैध बाजारों पर बड़ा एक्शन लिया है। 15 अवैध बाजारों को ध्वस्त कर दिया है। फॉरेस्ट की लैंड में बनी बाजारों को ध्वस्त किया गया है। वन विभाग ने 17 बाजार चिन्हित की थी, जिसमें से 15 को ध्वस्त किया गया है। और अवैध कब्जे पर धामी सरकार ने कड़ा और बड़ा एक्शन लिया है। न्यूज 18 ने वन विभाग की जमीन पर बाजारों के तौर पर अवैध कब्जे की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब बड़ा एक्शन हुआ है। न्यूज 18 की खबर का असर भी हुआ है और 15 अवैध बाजारों को ध्वस्त कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। काशीपुर में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। तहसील रोड से महाराणा प्रताप चौक और फिर वहां से रतन सिनेमा रोड पर सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान व्यापारियों ने विरोध भी किया, मगर प्रशासन की सख्ती के आगे उनकी एक न चली। टीम ने अस्थायी रूप से किए गए अतिक्रमण को जेसीबी के जरिए ध्वस्त कर दिया। कई जगहों पर सामान जब्त कर जुर्माना भी लगाया गया है। और इस वक्त आपको सीधे लेकर चलते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। श्री सुनील उनियाल गामा जी, हमारे कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, और अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, उत्तराखंड पुलिस के पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार जी, अखिल भारतीय तीरंदाजी संघ के कोषाध्यक्ष और उत्तराखंड तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष श्री राजेंद्र कुमार जी, हमारे पुलिस विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी अतिथिगण और पूरे देश से इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए हुए हमारे सभी पुलिस के विभिन्न पुलिस के प्रदेशों के पुलिस के जवान, अधिकारीगण, खिलाड़ी भाइयों एवं बहनों, मैं और उपस्थित यहाँ पर बड़ी संख्या में हमारे स्कूल के मेरे प्रिय सभी छात्र एवं छात्राएं, हमारे सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं एवं इस आयोजन को देखने के लिए पधारे सभी दर्शक भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो जो हमारे प्रदेश में विभिन्न प्रदेशों से आज की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए हुए सभी खिलाड़ी भाई बहनों का मैं देवभूमि आगमन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि इस
राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन में आप सभी बहादुर एवं जाबाज खिलाड़ियों के बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। वैसे तो भारत की जो भारत भूमि है, ये महान तीरंदाजों से की अनेक खेल विधाओं की ये जननी रही है। तीरंदाजी, जिसे भारतीय संस्कृति में धनुर्विद्या के नाम से जाना जाता रहा है, यह एक प्रमुख खेल होने के साथ साथ युद्ध कला की भी एक प्राचीन विधा रही है। और मुझे खुशी है कि 2000, जैसा अभी अशोक जी ने बताया कि 2017 के बाद कोई अखिल भारतीय प्रतियोगिता यहाँ पर हो रही है तो तीरंदाजी की हो रही है। और इस तीरंदाजी के बारे में जहाँ हम त्रेता युग में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान परशुराम की धनुर्विद्या की बात करें, जो आज तीरंदाजी के नाम से हम सब लोग इसको जान रहे हैं, या द्वापर काल में भीष्म, अर्जुन, कर्ण या अभिमन्यु की धनुर्विद्या की बात करें, हमारा इतिहास महान योद्धाओं और वीर धनुर्धरों की वीरता और धनु विद्या का साक्षी रहा है। और राजेंद्र तोमर जी ने अभी जैसे एकलव्य विद्यालय का नाम लिया, या महान धनुर्धर, हम एकलव्य की बात करें, ये सारे के सारे हमारी भारत भूमि को शोभायमान करते रहे हैं। और देहरादून की जहां तक बात है, आप सब लोग जहां पधारे हैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, ये महान धरती तो स्वयं धनुर्विद्या के गुरु, जिन्होंने अनेकों शिष्यों को अपनी धनुर्विद्या सिखाकर एक ऐसा कीर्तिमान, एक ऐसा इतिहास। तो पुष्कर धामी को आप सुन रहे थे, जो कि संबोधित कर रहे थे, प्रतियोगिता के कार्यक्रम में वहां पर पहुंचे हैं। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार शहर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। मंगलवार को हरिद्वार के मुख्य बाजार पर दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। अतिक्रमण हटाने गई प्रशासनिक टीम को व्यापारी नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान अधिकारियों और व्यापारी नेताओं के बीच में नोकझोंक भी हुई, लेकिन प्रशासन ने किसी की नहीं सुनी और चिन्हित किए गए अतिक्रमण को तोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार नगर निगम की बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा हुआ है। बोर्ड बैठक शुरू होते ही बीजेपी पार्षद धरने पर बैठ गए और मेयर के पति पर नगर निगम के विकास कार्यों में हस्तक्षेप का आरोप लगाने लगे। इस बीच कांग्रेस के पार्षद भी मेयर अनीता शर्मा के समर्थन में आ गए और बीजेपी पार्षदों से भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच हुए नोकझोंक का मामला नारेबाजी तक जा पहुंचा। वहीं टाउन हॉल में मौजूद पुलिसकर्मियों ने जैसे तैसे दोनों पक्षों को शांत कराया। इसके बाद नगर आयुक्त को बोर्ड बैठक स्थगित करनी पड़ी। पार्षदगण ये जानना चाहते थे कि भाई हमारी मेयर कौन है, श्रीमती अनीता शर्मा है, अशोक शर्मा है। इसी विषय पे हम लोगों ने आज बोर्ड बैठक में सदन के समक्ष बैठकर अपनी मेयर साहब से जानने की कोशिश की। एक 1.5-2 महीने उनके ऑफिस में फाइलें पड़ी रहती हैं जो बोर्ड बदलाव में पूर्व में प्रस्तावित हैं। उन निर्माण कार्यों को ना होने देने का क्या कारण है? क्या अब इस साल 1 साल रह गया, इसकी राजनीति करेंगे क्या? देखिए, ये लोग डिमांड कर रहे थे कि जो मेयर मैम के जो वो है प्रतिनिधि हैं, उनको लेकर विवाद चल रहा था। तो अब आपस में ये लोग डिस्कस करेंगे। अब सदन का मामला है, सदन अपने आप डिस्कस करेगा। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा के मारचूला में 14 नवंबर को वनकर्मी की गोली लगने से एक बाघ की मौत हो गई थी। वहीं बाघ बचाओ संघर्ष समिति ने कॉर्बेट प्रशासन और वन महकमे पर सवाल उठाए हैं और आरोपी वनकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं कॉर्बेट प्रशासन का कहना है कि बाघ की मौत मामले में जांच जारी है और उसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व जो बाघ की एक जो गोली मारने की जो घटना हुई थी वन कर्मचारी द्वारा, तो उसमें वन विभाग द्वारा अभी तक उसको कोई सस्पेंड होने की कार्रवाई उसमें अभी नहीं हुई है और बाघ बचाओ समिति मांग करती है इसमें अतिशीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए।
देखिए, इसमें विभागीय जांच गतिमान है और उसमें इंक्वायरी अफसर जो हैं वो अभी जांच कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त शासन के स्तर से भी इसमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर की गई है, जिसकी भी जांच अभी चल रही है। हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए बने पौराणिक सती घाट पर इन दिनों कचरा फैला हुआ है। नगर निगम और यूपी सिंचाई विभाग दोनों घाट की अनदेखी कर रहे हैं, जिसके बाद न सिर्फ तीर्थ पुरोहितों में नाराजगी है बल्कि दूरदराज से आने वाले श्रद्धालुओं को भी निराशा हो रही है। आपको बता दें कि यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा हर साल गंगा बंदी की जाती है, जिसमें गंग नहर की मरम्मत और सफाई का काम किया जाता है, लेकिन इस बार विभाग ने सफाई नहीं कराई है। इसके बाद कनखल के सती घाट पर श्रद्धालुओं को अस्थियां विसर्जित करने में परेशानी हो रही है। कनखल स्थित सती घाट पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब जैसे कई राज्यों से लोग अस्थि विसर्जन करने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ पर बहुत परेशानी चल रही है। ये सती घाट है, यहाँ से देश विदेश से यात्री आते हैं, रोज पे आते हैं और यहाँ पर वो देख के हमें को कहते हैं। और ये सारा काम सरकार का, यहाँ के हमारे डीएम का है। हम इनसे अनुरोध करते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ की सफाई कराई जाए। दिन हो गए आज तक ये कूड़ा निरंतर यहीं पर पड़ा हुआ है, इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। काफ़ी लोगों से बातचीत भी करी, आते हैं, आश्वासन देकर चले जाते हैं, स्थानीय नेता भी आते हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान हो नहीं पाया। आगे बढ़ते हैं। मेडिकल की सस्ती पढ़ाई करने के लिए सरकार ने स्टूडेंट्स को बड़ी सुविधा दी है। स्टूडेंट बॉन्ड भरकर सस्ती पढ़ाई कर सकते हैं, जिसके बदले उन्हें सरकारी अस्पतालों में 5 साल तक सर्विस करनी होती है। लेकिन हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज से पास आउट एमबीबीएस, एमडी और एमएस के 37 डॉक्टरों ने सरकारी अस्पतालों में काम करने से मुंह मोड़ लिया है। पहले तो ये डॉक्टर कई महीनों तक बिना बताए ही सरकारी अस्पतालों से गायब रहे और जब ज्यादा दबाव बना तो बॉन्ड का पैसा जमा कर चलते बने। गवर्नमेंट का ये था कि ये तो वो ज्वाइन करें, अगर नहीं है तो जो इसमें जो ऑप्शन बी था कि तो पैसे की भरपाई करें। तो कुछ लोगों ने, कईयों ने रादर देन ज्वाइन की ड्यूटी उन्हें पैसा किसी भरपाई करी, उसमें सख्ती की थी। जहाँ जहाँ के डीएम थे वो थे, उन्होंने नोटिस भी चस्पाए थे वो कर गए, तो उससे आ करके अपने वो पैसे यहाँ वो जमा कर गए हैं और काफ़ी सब्सटैंशियल कलेक्शन हो गया है। टीचर, डॉक्टर से लेकर ज्यादातर सरकारी कर्मचारी पहाड़ के बजाय मैदानी जिलों में नौकरी करना चाहते हैं। हेल्थ सेक्टर में हाल यह है कि डॉक्टर्स को थामने के लिए डिपार्टमेंट की कोशिशें भी नाकाम साबित हो रही हैं और मजबूरी यह हो चुकी है कि हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को डॉक्टरों को ज्यादा सैलरी ऑफर करनी पड़ रही है, पर तब भी काम बनता नहीं दिख रहा। उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों में हर साल डॉक्टरों की बड़ी फौज तैयार हो रही है, लेकिन वही डॉक्टर उत्तराखंड में ही जॉब नहीं करना चाहते। यहां तक कि कम फीस में एमबीबीएस करने वाले डॉक्टर भी बॉन्ड का पैसा जमा करके भाग रहे हैं। इसी बात ने हेल्थ डिपार्टमेंट की चिंता बढ़ा दी है। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक 4 सरकारी कॉलेज से 525 डॉक्टर एमबीबीएस करते हैं, जबकि 152 पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमडी का कोर्स करते हैं। मुश्किल यही खत्म नहीं होती, डॉक्टरों को थामने के लिए एक्स्ट्रा सैलरी तक देनी पड़ रही है। मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी को 50% एक्स्ट्रा सैलरी दी जा रही है, तो अब सर्जनों को पहाड़ पर भेजने के लिए मानदेय या कहें कि इंसेंटिव देने की तैयारी हो रही है। तो अगर कोई आदमी नहीं जाना चाहता है, क्विट करना चाहता है, तो उसके लिए कोई दूसरा विकल्प आप देख रहे हैं। अभी हमने मेडिकल शिक्षा में फैकल्टी के लिए 50% अलग से अतिरिक्त जो है वेतन देने का निर्णय कर दिया है। ऐसे अब हम एक प्रस्ताव ला रहे हैं कि जो हमारे सर्जन हैं स्वास्थ्य विभाग में, उनके लिए भी अतिरिक्त कोई मानदेय देने की बात हम कैबिनेट में लाएंगे। उत्तराखंड में ज्यादातर सरकारी डॉक्टर हों, टीचर या फिर दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर, पहाड़ पर कोई काम करना नहीं चाहता।